ये वाला सेट आपका एसके झा का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे चलता है, यानी प्राइवेट में चलता है। तो मैं आप सभी को ये वाला सेट कराने वाला हूँ, जिसके अंदर की कंप्लीट आपका सेट मिलेगा। सारे सब्जेक्ट बैलेंस रूप से, जिस तरह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है उस तरह आपको यहाँ पे सेट मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इस सेट के बारे में, और आप इस 100 में से कितना स्कोर करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज का जो सेट है ये रियल में आपका जाँच करेगा कि आप कितना तैयारी में हैं। पहला सवाल है आपके सामने कि दी गई आकृति में दर्पण दे रखा है, उसके सामने आपका एक प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इसका यानी वस्तु दे रखा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपसे ऐसा पूछा है। यानी पहला ही चैप्टर आपका रीजनिंग का। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका PDF ये वीडियो जैसे ही आप देख के कंप्लीट करेंगे तुरंत आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम में ये PDF आपका अपलोड है, आप तुरंत यहाँ पे इसको टेलीग्राम से ले सकते हैं। आज मंगलवार है तो फिर 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 79 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा शुक्रवार। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इस प्रकार अन्य भी हो तो दक्षिण क्या बनेगा। तो आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उचित आकृति का चयन करिए, तो यहाँ पे कौन सा आकृति है जो कि मैच करेगा इसके साथ में। तो इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो अगला जो आना है ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है, तो ये रहा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो चलिए करते हैं। अब इसके आगे है 5, 10, 15, 20 नहीं, माफ़ करिएगा, 5, 10, 15, 25, 40। इसके बाद आगे क्या आएगा, तो आगे की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 65 आ जाएगा। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य को छांटे, तो यहाँ पे रीजनिंग खत्म हो जाता है, हिंदी आपका स्टार्ट होता है। तो शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य हैं वो है आपका पहला, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में हंस का पर्यायवाची कौन सा है। हंस का पर्यायवाची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मराल। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तुरंग जो होता है वो घोड़ा को कहते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है पढ़ना क्रिया का भेद है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ पढ़ना के साथ में, जैसे मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या पढ़ते हो, तो रिप्लाई तो कुछ ना कुछ आएगा क्या लगा के क्वेश्चन करने पर। तो अगर रिप्लाई आएगा तो फिर इसका मतलब है इस प्रकार की जो क्रिया है ये आपका सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका देव, सुर और अमर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका निवृत्ति। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। परिमाणवाचक मतलब जिसमें कि माप तौल वाला आपको क्या है, भावना आए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माप तौल कहाँ पे है, ये रहा 2 किलो घी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 किलो ये माप तौल को बता रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन से हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप जो है इसको ईमानदारी से लगाइएगा और फिर आप हमें स्कोर बताइएगा। देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस जोन में हो, आप सेफ जोन में हो, कैसा स्कोर कर रहे हो, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं शुद्ध वाक्य की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका सबसे सही वाक्य है वह सायंकाल घूमने जाता है, यानी वो शाम को घूमने जाता है। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। माई फादर स्टैंड एवरी नव टू एनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी वर्कड वेरी हार्ड, यानी मेरे पापा जो हैं मेरे लिए काफ़ी सारे प्रयास करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, ताकि मैं क्या हूँ कि अपने जीवन में सफल हो जाऊँ। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक करना है। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका स्कैंटी और उसके बाद प्रोवाइड। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए आपका फिल होगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक करना है।
और फिर पोजीशन को फिल करना है। सुमन इज सिटिंग डैश हर, तो सुमन बैठ रही हैं, कहाँ बैठ रही हैं तो ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा आपका बी साइड, यानी सुमन जो है उसके बगल में बैठ रही है, बी साइड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला है, अगला सवाल की अगर मैं बात करूँ, हिज स्पीच वाज, यानी उसका जो स्पीच था और डैश, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आपका स्पेल बाउंड। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, द टैक्सी डैश ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माई फ्लाइट। अब याद कीजिए मैंने आपको जो मैराथन कराया है अंग्रेजी वाला, ये उसी अंग्रेजी वाला मैराथन से आपको ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ना, तो आप केवल वो मैराथन कर लीजिए जिसमें कि 150 के आसपास क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन बैंक में अब तक पूछा गया, चाहे वो बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, टोटल क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किया है। आप उसको देख लीजिए, आपका अंग्रेजी का काम बन जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, YCT के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए, अंग्रेजी का प्लेलिस्ट, अंग्रेजी का वीडियो आपको उसमें दिख जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा बिहार पुलिस के अंदर, रिस्क मत लीजिए। अगला है रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, आंसर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस पैसेज को पॉज करके आगे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे बाउंड किया जा रहा है, रेज किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर इन द पोएम एन इंग्लिश चाइल्ड लायर इन दी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये भी मैंने कल ही कराया था। तो यहाँ पे जो आंसर था वो था सॉल्व। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये दे रखा है आपका ए दे रखा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे कलर दे रखा है, मैंने उसमें सॉल्व कराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये कहता है आपसे, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटाइस इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, और दूसरा है टाइटल, तीसरा है डेट एंड डैश। डेट एंड डैश के बाद आ जाएगा आपका राइटर्स नेम, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव। आपको क्वेश्चन दे रखा है डॉक्टर्स रिकमेंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। याद करो इंग्लिश वाला मैराथन, इंग्लिश वाला मैराथन से क्वेश्चन है या नहीं है, आप जाके पलट के देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश वाज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है आपसे कि किसी मैथ का सवाल आ गया आपसे कि किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिला 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी। एक्चुअली मैंने सारे के सारे मैराथन आपको करा दिए, लेकिन मैथ के मैराथन अब तक मैंने आपको नहीं करा पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो ऐसा इसलिए है कि मेरे पास सिस्टम बहुत छोटा है, और सिस्टम छोटा होने के कारण क्या होता है कि मैथ को मैं सही से मैनेज नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले की ज़रूरत होता है, और मेरे पास छोटा सिस्टम होने के कारण मैं मैथ का मैराथन आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, जैसे अभी हमें अगर सॉल्व करना, तो सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पेन चलते नहीं हैं। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है कि मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% ब्याज पर जमा कराना चाहते थे। यदि उनके मासिक ब्याज आय 2000 रुपये हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा अंतर कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 0 रुपये। और ये जो सवाल है एक अच्छा वाला लेवल का है, और जिनका बेसिक बहुत बढ़िया है वो इसको बना सकते हैं। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 सवाल अगर छोड़ देते हैं इस तरह के, क्योंकि ये सवाल सभी लोगों के लिए हार्ड होगा, केवल आपके लिए सिंगल तो होगा नहीं, सबके लिए हार्ड होगा, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला सवाल है कि गेहूँ से भरे हुए एक ड्रम का वजन 31.1/6 ग्राम है। यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 है तो ड्रम में भरे हुए गेहूँ का वजन कितना है। तो यहाँ पे गेहूँ का वजन की बात करूँ तो यह आपका 19.5/12 ग्राम। अगला सवाल है कि ए बराबर आपको दे रखा है, उसके बाद ए एन का वैल्यू पूछा है, यानी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू पूछा है। इसको ये डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो वहाँ से ये सवाल, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल आपको नहीं रहेंगे। आपको जो सवाल रहेंगे वो 10th लेवल पे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। एक्चुअली ये जो सेट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपका प्रीवियस ईयर को उठा के सेट किया गया, उसके पैटर्न को उठा के सेट किया गया, जिस तरह से बिहार पुलिस का क्वेश्चन है उस हिसाब से इसको सेट किया गया है करंट पैटर्न पे। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सेट इस तरह होना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्कोर 50 के अराउंड 60 के अराउंड भी करते हैं तो ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगला सवाल है y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x देन फिर dy dx बताना है आपको, यानी डिफरेंशिएशन बताना है इसका क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है और उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आना है वो आ जाएगा आपका कौन सा, तो 4 आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा। फार्मूला अगर आपको पता है तो सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, समीकरण आपके सामने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के वास्तविक मूलों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये कहता है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से प्रति वर्ष 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगा। तो आपको बताना है कि रेट कौन सा वो रेट होगा। तो रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये रेट है आपका 20%, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल खरीदा और उसे 960 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना था। तो अंकित मूल्य यानी MRP की इसकी अगर हम बात करें तो इसका MRP था 3200 रुपये। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उप उत्पाद नहीं है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका यूरिक एसिड। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यूरिक एसिड आपको यूरिया में देखने को मिलता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है आपका केंद्रक झिल्ली, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मरूदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, तो ये किस में रूपांतरित हो जाती हैं, तो ये होती हैं आपका सूल के अंदर, यानी कांटा टाइप से बन जाता है। ये कह रहा है कि जहाँ पे पानी बहुत कम होते हैं, बालू वाले जगह में, जहाँ पे मिट्टी बंजर होती है, वैसे जगह में जो पौधे के पत्तियाँ होती हैं वो कैसी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पानी के अभाव के कारण वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो पतले पतले हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं और वो कांटा की तरह दिखते हैं हमें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है वायु कोष्ठ के द्वारा, जो कि ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है। कोशिका की खोज जो की गई है ये है रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती है। तो मानव की खोपड़ी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर टोटल जो है आपका 22 हड्डी होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात केवल खोपड़ी का किया है, खोपड़ी मतलब कान से ऊपर की, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु जनित रोग हैं। मतलब इसने ऐसा बोला कि विषाणु से होने वाला रोग है। तो विषाणु से होने वाला रोग की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका एड्स, जो कि विषाणु से होते हैं। और एड्स के लिए क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा रोग है, तो ये है आपका इबोला है हेमरेजिक बुखार। ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे व बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए। तो ये जो पौधे प्राप्त हुए थे ये हुए थे 3:1 में। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, RBC के अंदर, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर। इसके बाद अगला सवाल है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो इसका स्थानांतरण जो होता है वायु के द्वारा भी होता है, कीट से भी होता है, जल से भी होता है। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो पहला देखिए पादप, तो पादप को टिड्डा खाते हैं और टिड्डा को पक्षी खा जाते हैं। तो पहला वाला ही सही है। अगला सवाल है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर परत चढ़ जाती है। तो क्या चीज़ की परत चढ़ जाती है भाई, उन पे परत चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की, जिसके कारण क्या होता है उसके ऊपर जो है काली परत चढ़ जाती हैं, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। समांगी मिश्रण की उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गन पाउडर, जो कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। इसके बाद है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से कौन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका सिल्वर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये है आपका कौन सा है ऐसा जो कि नहीं है। तो इनमें से जो देखेंगे आप तो ये आपका जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये आपसे कहता है कि बेरिलियम है, बोरान है, इसके अलावा मैग्नीशियम एल्युमिनियम में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो बोरान हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्केन के सही यूपैक की नाम बताना है कि एल्केन का सही यूपैक नाम क्या है। तो एल्केन का सही यूपैक नाम होता है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका SO2 + NO2। और इस बार ना भाई मेरे मत छोड़ना वर्दी को, क्योंकि इस बार आपका बहुत बढ़िया मौका है, सीट भी बहुत सारे हैं और इसके अलावा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा लेने वाला है और चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत मस्त है, लेवल आपका 10 रहने वाला है। इसीलिए आप किसी भी सूरत में इस मौके को हाथ से जाने मत देना। अगर प्रीवियस उठा के पूछ लेगा तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स लगभग करा रखे हैं। अब बचे हैं पॉलिटी, बचे हैं फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ये भी आपको मैं 20 जुलाई तक करा दूंगा कंप्लीट। आप टेंशन ना लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सीट आप प्रैक्टिस करते रहो, चाहे मेरे चैनल पे मिले या जहाँ भी मिले, अपने आप को टेस्ट करते रहो। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध जो है देखने को मिलता है कथक से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है। अब ये जो सवाल है ना आपका, ये आपका सवाल है बिहार स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके का एक पूरा का पूरा मैं मैराथन क्लास लूँगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स में टोटल जो है लगभग 400 क्वेश्चन बने हुए हैं। अब तक 400 क्वेश्चन बने हैं स्टैटिक जीके के बिहार रिलेटेड। तो आपको मैं सारा का सारा एक ही मैराथन में करा दूँगा। आपको मैं पहले ही कहा हूँ कि आपको 20 जुलाई के अंदर, 20 जुलाई तक मैं सारे के सारे जो बचे हुए मैराथन है मैं करा दूँगा। बस आप सभी रेडी रहिए और जुनून होना चाहिए आपके अंदर वर्दी के लिए। तो अगला सवाल है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है आपका हेग में। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। SSA सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है। तो राजकीय भाषा जो हमारे यहाँ ये है आपका हिंदी और उर्दू। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यन किसका मुद्रा है। तो यन की अगर मैं बात करूं तो ये जापान की मुद्रा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सुमेलित, बताना है कौन सा। तो सुमेलित की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925। बाकी सबके सब गलत हैं आपका। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपका चूड़ामन के काल में, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेंस का युद्ध लड़ा गया था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये युद्ध लड़ा गया था आपका झेलम नदी के तट पर, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बैकग्राउंड में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शोरगुल हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ये कहाँ दिया गया था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, ये दिया गया था आपका सारनाथ के अंदर, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चला गया था। तो इन्होंने कौन सा चलाया था। तो ये चलाया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि माफ़ करिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में आपका बम्बई से ग्वालियर टैंक से इसको स्टार्ट किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपने नाम नहीं सुना होगा किसका, तो ये नाम नहीं सुना होगा आपने आहड़ का। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। मौ से मुर्शिदाबाद, मौ से कहाँ पे, मौ से मुंगेर। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो ये किया हुआ था आपका राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कूनो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो ये है आपका एकमात्र अफ्रीका है। तो 66 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो इनमें कह रहे हैं उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं भाई? तो ये कहते हैं आपको जापान। तो ए का क्या होना चाहिए? ए का 4 होना चाहिए। देख लीजिए ए का 4 कहाँ पे है? तो भैया ए का 4 तो कहीं नहीं है, माफ़ करिएगा, जापान तो 3 में है और मैं 4 बोल रहा हूँ। तो उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं? जापान को। तो ए का आपका 3 होना चाहिए, 2 जगह है। और इसके अलावा अगर कहूँ मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका नॉर्वे। तो ये 4 होना चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा है? तो एकमात्र ऑप्शन है हमारे यहाँ पे डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? तो सबसे अधिक जहाँ पे पुरुष रहा है वहीं पे महिला भी रहा है, यानी ओवरऑल जहाँ पे है वहाँ पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। तो केरल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद अगला सवाल है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड वो क्या कहलाता था? तो उसको बोलते थे पैंजिया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, ये कौन कौन सा विन्यास, ये कौन कौन सा परत है, इसका नाम बताना है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं सियोल, सीमा और नीफे, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उनका कितनी भी बार मनोनयन हो सकता है। तो ये वाला कथन क्या है? आपका आंसर हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये कर सकता है संसद, केवल संसद के पास ये अधिकार होता है, इसके अलावा किसी के पास नहीं। अगला सवाल है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये काम क्या करता है पता है आपको? आपने अभी देखा होगा लोकसभा का चुनाव, और जब चुनाव हो गया तो उसके बाद सभी मंत्री जो हैं शपथ ले रहे थे, कोई राज्य मंत्री के रूप में, कोई केंद्रीय मंत्री के रूप में, कोई मतलब अलग अलग मंत्रालय था, रेलवे मंत्री था, शिक्षा मंत्री था, वित्त मंत्री था, इस तरह के बहुत सारे मंत्री थे, लगभग 60 के आसपास, यानी 83 मंत्री ने शपथ लिया। तो उन सभी को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति क्या करेंगे? नहीं करेंगे, वो थक जाएंगे। हालांकि ये चीज़ मैनुअली मैं बता रहा हूँ, तो मैं लॉजिकली अब बताता हूँ कि रियल में बात क्या है। बात ऐसा है कि जो शपथ दिलाने का काम करते हैं केवल प्रधानमंत्री को वो शपथ दिला देते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति जी शपथ दिला देते हैं, और इसके अलावा राष्ट्रपति बाकी लोगों को शपथ नहीं दिलाते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्पीकर वो घोषित कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, बना देते हैं, और बाकी जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, उन सभी को शपथ दिलाने का काम जो है राष्ट्रपति के बदले जो है वो करते हैं, यानी वो स्पीकर जिसको घोषित किया गया, जिस सदस्य को बनाया गया वो करते हैं। तो उसी को कहते हैं, उसी मेंबर को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला स्तर पर सबसे बड़ा अंग होता है जिला परिषद, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है केरल के अंदर विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगा। द्विसदनात्मक में वही होता है, विधानसभा तो दिखेगा लेकिन विधान परिषद नहीं दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका एक अलिखित संविधान। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का जो अर्थ होता है ये होता है संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब जो पावर है, जो शक्ति है, उसका बंटवारा, जो कि सूची के रूप में है। आप 3 सूची पढ़ते हैं इसके लिए, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला सवाल है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो
गांव के अंदर आपको मौसमी और छुपी हुई बेरोजगारी दोनों देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अधिकरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये आपका जो एजेंसी है ये आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना भी होगा सिविल खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसे आप इसको लॉजिक से भी ध्यान रख सकते हो। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है। तो डंपिंग का अर्थ होता है आपका उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये था आपका उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, इसके अलावा सुरक्षा अधिकार था और ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जा सके, इन सभी के लिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे यहाँ जो सबसे मुख्य साधन है ये है आपका रोडवेज, यानी ये रोड जो है ये आपका सबसे बड़ा परिवहन का मुख्य साधन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कहता है आपको कि बजट की अवधि क्या होती है। तो बजट, हमारे यहाँ जो बजट की अवधि होती है ये होती है कुल 1 वर्षों की, यानी वार्षिक। हर एक वर्ष में आप फरवरी के महीने में देखते हैं कि 1 फरवरी को आपके यहाँ बजट आता है, मतलब वार्षिक होती है। राजकोषीय नीति का संबंध, राजकोषीय नीति की संबंध की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी और राजस्व व्यय से होता है। इसके बाद है, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। मृग तृष्णा क्या होता है, तो आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में जब आप पक्की रोड पे जा रहे होते हैं तो दूर जैसे ही रोड को आप देखते हैं तो दूर जैसे ही देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि थोड़ा दूर जाके आपको रोड के ऊपर ना पानी दिख रहा है, ऐसा दिखता है ना। तो वही चीज़ है, मृग तृष्णा कहलाता है आपका। तो ये बनने का जो कारण होता है, इसके पीछे जो रीजन होता है, ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फिजिक्स से कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड का समय लेता है। तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका मोशन का 3 यानी गति का 3 फार्मूला आते हैं, उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की तो ये होता है आपका 78.4 मीटर। एक तरंग जो कि 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो ध्वनि की तरंग कितनी है, माफ़ करिएगा तरंग की आवृत्ति कितनी है। तो तरंग की आवृत्ति हो जाएगा आपका 30 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके सापेक्ष में घटता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये घटता है आपका ऊंचाई के साथ साथ ये घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। समीकरण है आपके सामने कि v = u+at। तो ये किसके बारे में जानकारी देता है, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो ये आपको जानकारी देता है वेग के बारे में और समय के बारे में। तो आपको क्या करना है, u को और उसके बाद a को 0 कर देना है। तीनों समीकरण में आप ऐसा ही करेंगे तो बाकी चीज़ें हैं आपका उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो वेग यहाँ पे बचा और समय यहाँ पे बचा। अगला सवाल है कि एक दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं परावर्तन कोण की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरल आवृत्ति गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी जब विस्थापन होता है। तो जब विस्थापन इसका जो है 0 होगा तो उस केस में होगा। उसके बाद है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। तो ये उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो वास्तविक और उल्टा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और इसको सीधा करके देखने का काम जो है हमारा ब्रेन करता है, जबकि इमेज हमेशा उल्टा ही बनता है रेटिना के ऊपर। चाहे आप मेरा अभी फ़ोन देख रहे हो, आप मेरा क्लास देख रहे हो एग्जामपुर भैया के, या कुछ भी चीज़ें आप देख रहे हो, तो ये सब के सब जो हैं उल्टा बन रहे हैं, लेकिन उसको सीधा करके देखने का काम आपका ब्रेन करता है। अगला सवाल है 1 जुलाई 2024 को केंद्र ने किस कानून को लागू करने का फ़ैसला लिया है। तो इन्होंने फ़ैसला लिया है कि जो BNS है यानी भारतीय न्याय संहिता उसको लागू करेंगे। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको लागू करेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये इसको लागू करेंगे। तो सभी को लागू, आपने सुना भी होगा कि 1 तारीख से कानून बदल जाएंगे, तो इसी की बात हो रहा था। इसके बाद है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका पूर्णिया ज़िला। पूर्णिया ज़िला के मैंने आपको बिहार स्पेशल में एक रिकॉर्ड बताया था कि ये बिहार का सबसे अनपढ़ ज़िला है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने अगर देखा होगा अभी वर्ल्ड कप T20 का, तो आपको पता होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा तीनों ने जो है संन्यास ले लिया है। अब ये केवल आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खेलते हुए नज़र आएंगे और वनडे खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये भी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बाद वहाँ से भी ये लोग संन्यास ले सकते हैं। अगला है कि हाल ही में CBDT के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो CBDT के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये बन गए हैं आपका रवि अग्रवाल, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये किया गया है आपका पी गीता को, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। तो आपको याद होगा 1 तारीख को हम लोग डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपसे पूछ रहा रिम पैक के बारे में, जो कि नौसेना अभ्यास, इसका शुरुआत कहाँ पे किया गया। तो इसका शुरुआत किया गया था अमेरिका के अंदर, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने इनमें से कितना स्कोर किया, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर रिप्लाई करें। मैं लेट से ही सही लेकिन आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फिर अगला मैराथन जो हमारा YCT का है, वो YCT का मैराथन मैं आपको 20 जुलाई तक हार्डली सारे के सारे ख़त्म कर दूंगा। 4 से 5 मैराथन अभी और है जिसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर सच में सिलेक्शन लेना है ना, तो YCT का मैराथन आप मत छोड़ो, चाहे आप सेट लगाओ ना लगाओ, उन सभी क्लास को आप कंप्लीट करो।